हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि डेली आपका इसमें जो वो एचपीजी के, ठीक है, और एचपी जो आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, एचपी पटवारी फॉरेस्ट या पुलिस जिस भी एग्ज़ाम के लिए सारा जो आपका कंटेंट रह रहा है, ये मॉक टेस्ट आपका आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका एचपीजी के रहता है, ठीक है, हिंदी ग्रामर रहता है और इंग्लिश का सेशन रहता है। ठीक है, तीनों मिक्स सेशन का मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो हर रोज़ वीडियो आपके सामने 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने 7:30 बजे टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लियो पार्जल पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा जिले में स्थित है, सिरमौर में, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में। तो जो लियो पार्जल पर्वत शिखर है आपका, ये किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, किन्नौर जिले में आपका लियो पार्जल पर्वत शिखर जो है वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गेफांग पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो जो गेफांग ग्लेशियर है, गेफांग पर्वत शिखर है, वो किस जिले में स्थित है। वो चंबा में है, सिरमौर में है, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में है। तो गेफांग जो पर्वत शिखर है आपका, ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीखंड पर्वत शिखर। जो श्रीखंड पर्वत शिखर है, ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये किस जिले में स्थित है आपका श्रीखंड पर्वत शिखर। तो ये जो आपका कुल्लू जिले में स्थित है, शिमला में है, सिरमौर में या किन्नौर में। तो श्रीखंड पर्वत शिखर जो वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो श्रीखंड पर्वत शिखर है वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी चंबा में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो ये पांगी में करती है, संसारी नाला में करती है, भुजिंद में करती है, भरमौर में करती है। तो जो आपकी चिनाब नदी है, ये चंबा जिले में भुजिंद में प्रवेश करती है। ठीक है, भुजिंद में जो ये चंबा जिले में प्रवेश करती है चिनाब नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उहुल किसकी सहायक नदी है ये। तो उहुल जो वो ब्यास की सहायक नदी है, रावी की, यमुना की या सतलुज की। तो उहुल जो है आपकी, ये ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, ब्यास की सहायक नदी कौन सी है, उहुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल और तांतगिरी ग्लेशियर से कौन सी नदी बनी है। तो बादल और तांतगिरी ग्लेशियर है दो, ये कहाँ पे है, ये कांगड़ा में है। बादल और तांतगिरी ग्लेशियर कहाँ पर है, कांगड़ा में है। इनसे कौन सी नदी का निर्माण हुआ है, ब्यास नदी का, रावी नदी का, यमुना का या सतलुज का। तो बादल और तांतगिरी ग्लेशियर जो ये रावी नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, रावी नदी का, जो रावी रिवर है आपकी, उसका निर्माण करते हैं बादल और तांतगिरी ग्लेशियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी पाई जाती है, बलुआ मिट्टी पाई जाती है, पथरीली चिकनी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो जो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक घाटी है, इसमें पाई जाती है पथरीली। ठीक है, पथरीली चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पथरीली चिकनी मिट्टी। ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक घाटी में पाई जाती है, पथरीली चिकनी मिट्टी। ये आपके हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक घाटी है उसमें पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक घाटी के अंतर्गत पूर्ण रूप से कौन सा जिला आता है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक घाटी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो पूर्ण रूप से शिवालिक घाटी में आता है, तो वो का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। तो शिमला में, चंबा में स्थित है, सिरमौर में स्थित है, हमीरपुर में स्थित है या शिमला में स्थित है। तो चैडविक झरना जो वो हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चैडविक झरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुंड और ददराना चश्मे है ये। ठीक है, ये झरने हैं लुंड और ददराना चश्मे जो वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कुल्लू में स्थित है, कांगड़ा में, बिलासपुर में या शिमला में। तो ये जो है लुंड और ददराना चश्मे, ये आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बिलासपुर जिले में स्थित है लुंड और ददराना चश्मे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कालासर झील जो है, कालासर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कुल्लू में है, कांगड़ा में है, मंडी में या शिमला में है। तो कालासर झील जो आपकी, जो कालासर झील है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। रिवाल्सर होगी, कालासर होगी, कुंतबेग होगी। ठीक है, ये सारी पराशर होगी, आपकी सारी झीलें जो है मंडी जिले में स्थित है। तो जो मंडी झीले की जितनी भी झीलें आपको सारी पता होना चाहिए, मंडी डिस्ट्रिक्ट की सभी झीलों का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी मंडी झील की सारी डिस्ट्रिक्टें। तो अब चलते हैं अपने हिंदी सेक्शन की ओर। हिंदी सेक्शन है कि बेमतलब में समास बताना आपने। तो तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है। तो बेमतलब, सबसे पहले आपने क्या करना, शब्द का विग्रह कर लेना। ठीक है, बे क्या हो गया, मतलब। ठीक है, बेमतलब। तो आपको पता है कि जिस भी समास में तोड़कर
पहले क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाए, ठीक है, उपसर्ग लग जाए, ठीक है, वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें पहले उपसर्ग आ जाए। जैसे ये सारे उपसर्ग ही है, आ गया, आ गया, अनु आ गया, ठीक है, यथा आ गया, प्रति आ गया, ठीक है, निर आ गया, भर आ गया। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भर पेट, भर पेट, तो पेट एक शब्द लग बन गया और भर क्या आ गया आपका, उपसर्ग लग आ गया। वैसे ही बे मतलब लिखा है यहाँ पे, बे मतलब, तो दो शब्द बन रहे हैं ना, पहला ये तो उपसर्ग लगा बे, और मतलब क्या एक प्रॉपर शब्द है, ठीक है, तो बे मतलब, तो जिसमें पहले उपसर्ग आ जाए वो समास कौन सा होता है आपका, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। बस आपने शब्द विग्रह करना हो जिसमें से पहले आपका उपसर्ग आ जाए तोड़ के, तो वो समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। तो बे मतलब में समास कौन सा, अव्ययी भाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजानन में कौन सा समास है, तो गजानन, तो आपको पता है कि ऐसे बोलते हैं, एक दंत गजावंत चार भुजाधारी, ठीक है, तो किसको बोलते हैं वो बोलते हैं गणेश को, श्री गणेश को। किसको बोलते हैं, श्री गणेश को गजानन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा समास हो गया, इसका अपना कोई अर्थ नहीं बल्कि किसी और को बोला जाता है, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि, ठीक है। तो एक दंत गजावंत चार भुजाधारी, जैसे वो आपकी प्रार्थना भी है, एक भक्ति भी है, तो उसमें से आपको पता है कि वो किसके लिए गाई जाती है, कि वो गाई जाती है श्री गणेश के लिए। तो गजानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है बल्कि ये किसी और को बता रहा है, तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहेंगे मेंढक को पत्थर से मत मारो, ठीक है, पत्थर, तो पत्थर का कारक बताना है उसने, ठीक है, पत्थर का जो कारक है, सिर्फ पत्थर का कारक, ये जो पत्थर है इसका कारक बताना, ठीक है। तो पत्थर से मत मारो, तो इसमें जो पूछा है वही बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि पत्थर का कारक बताना है अपना, तो ये अधिकरण कारक है। आपादान, आपादान तो करना नहीं आपने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पत्थर का पूछा है। तो अधिकरण, संबंध, कर्म या कर्ण, तो क्या बोला कि मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो पत्थर जो है ये किस रूप में यूज हुआ है, हथियार के रूप में, ठीक है। पत्थर जो वो हथियार के रूप में यूज हो रहा है, हथियार की बात हो रही है, मतलब कर्ण की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मेंढक को चाकू से मत मारो, मेंढक को तीर से मत मारो, मेंढक को थप्पड़ से मत मारो, थप्पड़ नहीं आप तलवार कर लो, मेंढक को तलवार से मत मारो। तो जिस चीज़ को आप हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है आपका कर्ण कारक। कर्ण मतलब हथियार, सिंपल भाषा में हथियार के रूप में समझ सकते हो। जो चीज़ हथियार के रूप में होती है, यूज़ होती है आपकी, वो होता है आपका कर्ण कारक। तो मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो पत्थर क्या आ गया, कर्ण कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है। तो नवग्रह मतलब क्या होता है, नवग्रहों का समूह, ठीक है। तो ये समूह बना रहा है तो ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जो समूह बनाता है आपका, और क्या होता है, संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होगा और समूह बनाएगा, वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास, ठीक है। वो हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास हो जाएगा। जो संख्यावाचक होगा समूह बनाएगा वो होगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो इसमें नवग्रह में कौन सा समास है, आपका द्विगु समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ बताना अपना है। संक्षेप करना होता है, विस्तार करना होता है, या अव्यय करना होता है, या विच्छेद करना होता है। तो आपको पता है कि समास का अर्थ क्या होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को जो वो प्रकट करना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना मतलब किसी चीज़ को संक्षेप करना। समास की डेफिनेशन ये है कि कम से कम शब्द यूज करने अपने और उसका अर्थ अधिक से अधिक प्रकट होना चाहिए। जैसे गजानन, ये बहुब्रीहि समास है। बाकी आपका मतलब कम से कम शब्दों में मतलब उसका विस्तार को अपना संक्षेप करना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है कम से कम शब्दों में क्या करना, कम से कम अर्थों में संक्षेप करना। किसी मतलब बड़ी लाइन है उसके लिए एक छोटा सा शब्द यूज कर लेना। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है, मतलब कम करना, संक्षेप कर देना उस चीज़ को। तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षेप करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। संस्कार शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है, तो सम से बना हुआ है, सन से बना हुआ है, शम्स से या संस से। तो जो आपका संस्कार शब्द है इसमें लगा है सम, ठीक है। सम उपसर्ग लगा है, इसमें क्या लगा है, सम उपसर्ग लगा है आपके संस्कार शब्द में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
तो साप्ताहिक कैसे लिखा जाता है, तो उसका अपना शुद्ध वर्तनी जो है वो उसका चयन करना है, ठीक है। तो साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है, ठीक है, साप्ताहिक, बड़ा आ की मात्रा होती है इसमें, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लास्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद स्वर है। जैसे कि आपको पता है कि जीव के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अग्र स्वर, एक होता है आपका मध्य स्वर, और एक होता है आपका पश्च स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका पश्च स्वर कौन सा है, तो पश्च स्वर में क्या क्या आता है आपका, आ जाएगा, ठीक है, ऊ आ जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, ये आपके पश्च स्वर में आते हैं, ठीक है। आओ, ये पश्च स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में क्या आएगा आपका, अ आएगा। अग्र स्वर में क्या आ जाएगा आपका, ई, छोटी ई बड़ी ई, ए और ए, ये किस में आ जाएगा, अग्र स्वर में। तो जीव के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि पश्च स्वर कौन सा है, आ है पश्च स्वर, ठीक है। ई कौन सा स्वर है, ई जो आपका अग्र स्वर है, ठीक है। अ कौन सा स्वर है, अ आपका मध्य स्वर है, और जे आपका स्वर नहीं है। और आ कौन सा स्वर आपका, ये हो गया आपका पश्च स्वर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा कैसा शब्द है, तो घोड़ा यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि पहले घोड़े को तोड़ो, जैसे ये घोड़ा, तो ये घो लिख दिया आपने प्लस सड़ा, तो कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। जिसका कोई सार्थक शब्द नहीं होता वह होता है आपका रूढ़ शब्द। जिसको तोड़कर 2 सार्थक शब्द ना बन पाए वो रूढ़ शब्द, ठीक है। तो घोड़ा कैसा शब्द है आपका, घोड़ा जो आपका रूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राम ने श्याम को मारा, कौन सा कारक है। तो राम ने श्याम को मारा, आपने बताना कि कारक कौन सा इसने। तो इसमें कर्ता कारक है, ठीक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, या संबंध कारक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है ना। तो राम ने श्याम को मारा, कर्ता ने किसको मारा, श्याम को मारा, तो कर्म हो रहा है, तो इसमें कर्म कारक हो रहा है, क्योंकि कर्म हो रहा है, मारने का जो आपका काम हो रहा है, तो ये इसमें कर्म कारक है, ठीक है। राम ने श्याम को मारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है आपका, ठीक है। अब इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब तक कि डॉक्टर एडवाइज हिम अब्सटेन डैश अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ने उसको मतलब ये है कि एडवाइस दी है अल्कोहल से दूर रहने की। तो अब्सटेन, यहाँ पे अब्सटेन आ गया, ठीक है। तो अब्सटेन के साथ एक अब्सटेन हो गया और आपका एक रिफ्रेन हो गया। अब्सटेन और रिफ्रेन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, दूर रहना, ठीक है, दूर रहना। तो डॉक्टर अब्सटेन फ्रॉम, इन दोनों के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम यूज होगी, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से दूर रहने की जो है वो मतलब सलाह दी है। तो एडवाइज्ड अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, अब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे वर एस्टोनिस्ड हिज सक्सेस। तो एस्टोनिस्ड हो गया, ठीक है, अलार्म्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिस्ड, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, अमेज्ड, इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा, या फ्रॉम हो यूज़ होगा। तो दे वर एस्टोनिस्ड, अलार्म्ड, अमेज्ड, तीनों, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से आपने देख लेना ये। तो आपने ये तीनों शब्द ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका एस्टोनिस्ड, ठीक है, एक हो गया आपका अलार्म्ड, ठीक है, एक हो गया आपका सरप्राइज्ड, ठीक है, एक हो गया आपका अमेज्ड। इन सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, चकित रह जाना या हैरान हो जाना, ठीक है, चकित होना या हैरान हो जाना। इन सब के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन जो वो एट का यूज़ करेंगे। तो दे वर एस्टोनिस्ड एट हिज बिहेवियर, ठीक है। ये शब्द जहाँ भी आ जाए आपके, इनके साथ अपना एट फिक्स प्रपोजिशन का यूज़ करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही अपोलोजाइज्ड डैश मी। तो अपोलोजाइज के लिए आपने एक बात समझ लेनी है कि जैसे जहाँ भी आपको अपोलोजाइज शब्द मिल जाएगा उसके साथ 2 प्रपोजिशनें यूज़ होती है, ठीक है। एक तो टू, एक फॉर, ठीक है। अगर आप अपोलोजाइज किसी पर्सन के साथ हो, अगर आप अपोलोजाइज मतलब क्षमा जो मांग रहे हो, अपोलोजाइज होता है क्षमा मांगना, क्षमा किसी पर्सन से मांग रहे हो तो आप टू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप क्षमा किसी बिहेवियर के लिए मांग रहे हो, ठीक है, बिहेव के लिए,
बिहेव के लिए, उसके व्यवहार के लिए, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। ही अपोलोजाइज, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टू मी। ही अपोलोजाइज टू मी, उसने मुझसे क्षमा मांगी, क्यों, क्यों, फॉर हिज रूडनेस बिहेवियर, ठीक है, उसके रूडनेस बिहेवियर के लिए, तो फॉर आ जाएगा जब बिहेवियर की बात आएगी। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूडनेस, ऐसा भी हो सकता है, जैसे ही अपोलोजाइज्ड, यहाँ पे अगर टू नहीं, जैसे एक सेंटेंस आपका यहाँ तक मान लो कि ये आपका ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है, ही अपोलोजाइज्ड, यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, ही अपोलोजाइज्ड डैश हर रूडनेस, हिज रूडनेस, ठीक है, हिज रूडनेस, ही अपोलोजाइज्ड हिज रूडनेस, ठीक है, उसकी रूडनेस के लिए उसने क्या क्षमा मांगी, तो ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूडनेस या हिज मिसबिहेव। तो जब आप किसी बिहेव के बारे में बात करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे बिहेव के लिए, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, और किसी पर्सन से क्षमा मांगेंगे तो आप टू का यूज़ जो वो करेंगे, ही अपोलोजाइज टू मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैड बीन इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको पता, आपने इसमें टेंस बताना है, टेंस कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको पता है कि इट हैड बीन लग गया, आपका सिंस आ गया, ठीक है, सिंस आपका बताता है एक पॉइंट ऑफ टाइम को, एक पीरियड ऑफ टाइम को, सिंस बताता है आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम को, किसको, पॉइंट ऑफ टाइम को, एक फिक्स टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर बताता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। तो आपको पता है किस में होता है, आपका परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो ये टेंस कौन सा आपका, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वाज रीडिंग अ नॉवल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ना तो जो आपका टेंस होता है उसकी सेंस बदलती है, और ना ही मीनिंग बदलता है, क्या, ना ही मीनिंग बदलेगा और ना ही टेंस बदलेगा। तो जैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट पे लेते हैं, आ नॉवल, ठीक है, आ नॉवल। अब बाज तो वाज ही रहेगा, क्योंकि टेंस हमने चेंज नहीं करना, मीनिंग चेंज नहीं करना, तो टेंस वाज बीइंग आ जाएगा, ठीक है, टेंस वाज बीइंग। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टेंस वाज बीइंग रेड बाय हिम, ठीक है, अ नॉवल वाज बीइंग, टेंस नहीं पर, अ नॉवल वाज बीइंग रेड बाय हिम, अ नॉवल वाज बीइंग रेड बाय हिम। तो किसमें ये, अ नॉवल वाज बीइंग रेड बाय हिम। तो आपने ध्यान रखना कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो ना टेंस चेंज होगा और उसका ना ही मीनिंग चेंज होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिमस ऑफ डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस इसका अपना सिनोनिमस बताना है। तो विन हो जाएगा, गेन हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। तो डेक्स्ट्रस होता है आपका स्किलफुल, निपुण, ठीक है, निपुण। इसका सिनोनिमस एक और हो जाता है एप्ट, ये भी इसका सिनोनिमस हो जाता है। तो डेक्स्ट्रस का जो सिनोनिमस है वो हो जाएगा स्किलफुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ गुड ऑन, ऑफ, फॉर या एट। ही इज़ गुड एट कुकिंग, गुड के साथ एट का यूज़ करेंगे, गुड एट, बैड एट, इसके साथ आप एट का यूज़ करेंगे। ही इज़ गुड एट कुकिंग, ही इज़ बैड एट कुकिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही कम्स अ फैमिली ऑफ पेट्रॉइट। तो जब आपको किसी फैमिली से आते हैं, किसी वंश से आते हो, तो आप यूज़ करते हैं कम्स ऑफ का, ठीक है। जब किसी फैमिली या किसी वंश से आ रहे हो आप, तो कम्स ऑफ का यूज़ करेंगे। और किसी जब जगह से आ रहे हो, किसी जगह से आ रहे हो, तो कम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, किसका, कम फ्रॉम। जैसे किसी जगह से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो तो फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। और किसी वंश से आ रहे हो तो आप यूज़ करेंगे कम्स ऑफ का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ पेट्रोइट, वह देशभक्ति के खानदान से आता है। तो यहाँ पे कम्स फ्रॉम, खानदान की बात करी गई है, वंश की बात करी गई है, तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और किसी जगह से आ रहे हो तो कम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, किसका, कम फ्रॉम का। माई फ्रेंड अराइव फ्रॉम दिल्ली, मेरा फ्रेंड जो वो दिल्ली से आया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन पे इन डॉलर। तो बता देता हूँ आपको, जैसे आप पेमेंट जो आपकी, जो पेमेंट है आपकी, ठीक है, वो करेंसी में कर रहे हैं, ठीक है, करेंसी में मतलब डॉलर में कर रहे हो, ठीक है, डॉलर में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, या अदर करेंसी कोई भी है जो करेंसी है, तो आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पेमेंट जो आपका चेक के द्वारा कर रहे हो, ठीक है,
चेक के द्वारा कर रहे हो, ठीक है, चेक के द्वारा कर रहे हो, कार्ड पे कर रहे हो, ठीक है, या किसी और माध्यम से कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे बाय का। तो ये अपना ध्यान रखना कि पेमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है, चेक के द्वारा कर रहे हो, कार्ड के द्वारा कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे बाय का, और करेंसी में कर रहे हो या डॉलर में या पैसे में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे इनका। तो यू कैन पे इन डॉलर, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक होता, यहाँ पे क्या होता, चेक होता, जैसे यू कैन पे तो डैश क्या होता, बाय चेक, पर यहाँ पे क्या है, डॉलर है, करेंसी है, तो आप इनका यूज़ करेंगे, यू कैन पे इन डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आपका, डैश सैटरडे आई गो टू बेड एट 9 o'clock। तो आपको पता है कि जो आपका डेज हो गया, ठीक है, और डेट, डेज और डेट के साथ आपका प्रपोजिशन जो वो ऑन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑन सैटरडे आई गो टू बेड एट 9 o'clock, ठीक है। तो यहाँ एट भी आपका प्रपोज ये लगा प्रपोजिशन, तो आपको पता है कि टाइम के साथ और लोकेशन के साथ आपका एट का यूज़ होता है। तो यहाँ आपका डेज दे रखा है, तो ऑन सैटरडे आई गो टू बेड एट 9 o'clock, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अपना 30 में से आउट ऑफ स्कोर कितना अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। और सेशन आपके ऐसे तरह रोज़ कंटिन्यू चले हुए हैं, आप कंटिन्यू वीडियो को अटेंड करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।